नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आपका कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में हम मुख्तलिफ अवकात पे मुख्तलिफ मौजूओं पे बात करते हैं, लेकिन आज का जो मौजू है ये उन नौजवानों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने न सिर्फ एक बार, दो बार बल्कि 3 बार जो है एक ही एग्जाम के लिए वो अपियर हो चुके हैं। और जब तीसरी बार उन्होंने एग्जाम दिया तो कुछ सिलेक्ट हुए, कुछ ड्रॉप आउट्स रहे और कुछ मायूस कुन चेहरे उसके बाद नमूदार हुए श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में और मुख्तलिफ मौकों पे उनके एहतजाज होते रहे। आज नाज़रीन हम उनसे डायरेक्टली बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ उनके साथ, आखिर क्या चीज है ऐसी जिस वजह से वो इन एहतजाजों में शामिल होने लगे और उनकी जो इल्तिमास है, जो उनकी जो रिक्वेस्ट है, उनको जो है आला जो अफसरान है वो उन तक, उनके गोशों तक वो आवाज क्यों नहीं जा रही है। तो मेरे साथ है यहाँ पे खुर्शीद अहमद परे और बिलाल हसन पर मीर साहब। ये दोनों जो है एक एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने फायर एंड इमरजेंसी महकमे में अपनी एप्लीकेशन जो थी दायर की थी ताकि वो इसमें जो है नौकरी कर पाए। लेकिन जब इनके नतीजे बाहर आए, रिजल्ट डिक्लेयर हुए, तो ये बिलाखिर पे जो है ड्रॉप आउट्स ही करार दिए गए और इनकी सिलेक्शन नहीं हुई। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर रुख करता हूँ बिलाल हसन मीर साहब से और मेरा उनसे यही सवाल है, बिलाल साहब आखिर आपके मामलात है क्या? अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने रिजल्ट्स नताइज बाहर निकाले, क्यों आप मुत्तफिक नहीं है उन रिजल्ट से? बिलाल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। हेलो, आपको अब मेरी आवाज आ रही है बिलाल साहब? हेलो नहीं सर। हेलो, मैं यही सवाल यहाँ पर खुर्शीद साहब से करना चाहूंगा। खुर्शीद साहब यही सवाल आपके लिए, अगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के रिजल्ट्स बाहर आए, नताइज बाहर आए, तो आप क्यों नहीं मुत्तफिक है उस फैसले से? जी सर, देखिए सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इसमें मसला एक चीज हुआ सर, जो ही इससे पहले जब 2013 से हम इसमें फॉर्म जब हमने भरा था और जब उन्होंने हमारा एग्जाम 3 बार किया था सर, उन तीनों बार उन्होंने लिस्ट कैंसिल किया सर, लेकिन उसमें एक ही वजह थी कि धांधली हुई है, करप्शन हुआ है। लेकिन किसने किया है, कहां हुआ है, वो चेहरे बिल्कुल सामने नहीं आए सर। जब हम इस बार एग्जाम देते हैं सर, जो ही लिस्ट निकलता है, जो ही इनका लिस्ट आउट होता है सर, लिस्ट इनका सैटरडे को आउट होता है और ये सैटरडे को ही दूसरे सुबह संडे को ये ऑर्डर निकालते हैं कि ये लड़के ज्वाइन करें। क्योंकि आपको पता है कि पुलिस का विंग है, वेरिफिकेशन का मामला है, कोई ग्रीवेंस भी हो सकती है। लिस्ट निकलने के बाद तकरीबन आपको जो भी इसमें ड्रॉप आउट्स है उनको आपको मौका देना है, कोई ग्रीवेंस मत हो। तो सर ये मौका दिए बगैर, वेरिफिकेशन किए बगैर ये लड़कों को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, जहां पे हमें शक होता है कि फ्रॉड हुआ है। यही सबसे पहली बात है जब हमें यह पता चलता है कि शायद कहीं ना कहीं इसमें फ्रॉड है। तो सर इसके बाद और एक यहाँ पे एक और मसला होता है, जो ही लिस्ट इनका बाहर आता है तो जो ही हम लोग जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन जब हम देखते हैं तो हम मैक्सिमम लड़के नियर अबाउट 90% बॉयज ऐसे थे जिनकी क्वालिफिकेशन 10th या 8th बेसिस पे थी सर। तो सर बिलाल साहब की ओर में रुख करना चाहिए। बिलाल साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? यस सर, अभी मैं आ रही है, सुन रहा हूँ सर। जी जी बिलाल साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, आखिर जब ये रिजल्ट बाहर आए क्यों नहीं आप मुत्तफिक है इस फैसले से? खुर्शीद साहब ने कहा कुछ मामलात को लेकर उनकी रिजर्वेशन है उस फैसले को लेकर, क्या लगता है आपको, मतलब क्या रिजर्वेशन है आपकी, क्यों नहीं मान रहे हैं आप ऐसे नताइज जो बाहर डिक्लेयर किए गए? सर सबसे पहले मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें मौका दिया यहाँ कुछ बोलने का, क्योंकि आज तक हम बहुत ज्यादा एहतजाज कर रहे हैं, दो महीनों से तकरीबन हम एहतजाज कर रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे कि हमारी जो बात है कोई सुन भी नहीं रहा है। अब जहां तक आपके क्वेश्चन का सवाल है कि हम इन नताइज से हम खुश क्यों नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वाज़ह करना चाहता हूँ ये बात कि ये 2013 से चली आ रही है रिक्रूटमेंट, और आपने भी ये देखा होगा ऑर्डर जो 2013 में हमने इसके लिए एप्लीकेशन दी थी सर, जो 2013 के बाद ये कालादम करार दिया गया 2018 में, और 2018 में फिर से हाईकोर्ट ने इनको ऑर्डर देकर इन्होंने फिर हमारा फिजिकल ले लिया, फिर हमारा रिटन ले लिया, जो 2019 में फिर से हाईकोर्ट ने काश कर दिया सर। इस बारे में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इससे पहले दी थी सर। अब 2020 में जब ही इन्होंने एग्जाम लिया हमारा, तो हम बड़े उम्मीदवार, इस बार हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी डिपार्टमेंट से।
बहुत ज्यादा उम्मीदें थी हमें इस बार, शायद इसके बार अब ये फेयर हो जाएगा सर। शायद अब हमारे साथ जो पिछले 7 सालों से हो रहा था अब ये नहीं होगा। लेकिन जब ही नताइज सामने आए तो नताइज देखने के बाद हमारे तो होश ही उड़ गए। मैं पर्टिकुलरली अपनी बात अगर करूंगा, मैं उसको नमाज पढ़ रहा था सर, जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो जब मुझे इसमें उम्मीद थी कि सबसे पहले मैं खुद की बात अगर करूं तो मुझे उम्मीद थी मेरा नंबर जो है इसमें टॉप 5 में होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर किया था इसका। और तो और जब हमने पेपर देखा, मैंने एस्पिरेंट से बात की इस बारे में। हेलो सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। तो मैंने इसमें एस्पिरेंट से बात की एग्जाम देने के बाद, जिन्होंने इसमें एग्जाम दिया था, चूंकि पहले मैं आपको ये बता दूं इसमें सिर्फ 6000 कैंडिडेट्स थे और लगभग उनमें से 100 कैंडिडेट जो थे मेरे टच में थे, जिनसे मैं बात करता था एग्जाम देने के बाद, और उनका स्कोर जो था, मैक्सिमम स्कोर जो था 55 to 60 जा रहा था सर। चूंकि मेरा स्कोर उनसे बहुत ज्यादा था तो मैंने अपने आप को कंसिडर किया था मैं टॉप 10 में डेफिनेटली रहूंगा इसमें। अब जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं कहीं था ही नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि मैं कट पॉइंट से कम 18 पॉइंट्स दूर हूं। और मैंने जब इसका रिजल्ट देखा सर, जो हमारा टॉप मोस्ट लड़का जा रहा था वो 96 पॉइंट्स पे था और कट जो इसका आया था वो 88। इसके बाद मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ने जब ही हमारा एग्जाम लिया तो उसके बाद वहां से 6 मार्क्स ग्रेस दे दिए। जो 6 मार्क्स थे उसको 3 दिनों के बाद उन्होंने 4 कर दिया कम। उस वक्त एस्पिरेंट्स को यह समझ में नहीं आया कि ये क्यों इन्होंने 6 से 4 कर दिए। लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट देखने के बाद मुझे यह समझ में आया कि ये 6 से 4 क्यों कर दिए, क्योंकि इनका जो पहला कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था वो हुआ था 96 पे। आपको मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, 96 और 4 कितने हो गए? 100। यानी कि अगर डिपार्टमेंट उसको 4 मार्क्स को कम नहीं कर देता, ग्रेस को कम नहीं कर देता, तो वो 100 में से 100 ले आता। एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं यहां पर कि हमारे पास कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 20 साल से पढ़ाई छोड़ दी जी। आप भी एस्पिरेंट रह चुके होंगे। मैं पिछले 10 साल से रिग्रेस स्टडी कर रहा हूं। 5-10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद आज कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है। लेकिन यहां हम देखते हैं 20 साल गाड़ी चलाने वाले 93 स्कोर कर पा रहे हैं। इस बारे में हमने जब इसके बाद जो हमने रिजल्ट देखा, हमारे तो होश ही उड़ गए सर। मैं पर्सनल बात ये करूंगा कि मैं 2013 से रिग्रेस स्टडी इसके लिए कर रहा था। इस रिग्रेस स्टडी मैं यहाँ पर खुर्शीद साहब की ओर आना चाहूंगा। खुर्शीद साहब, जिन्होंने आपका ये दावा, आप ये एलिज कर रहे हैं कि जैसे आप कुछ दिन पहले प्रेस कॉलोनी में भी एहतजाज आप करते आ रहे हैं और आपका ये कहना है और आपका ये दावा है कि इसमें ऐसे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जिनकी तालीमी काबिलियत 8वीं से लेकर 12वीं तक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन आप में जो ड्रॉप आउट्स में ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं और जो केस अपियर भी हो चुके हैं और एमएससी वाले भी हैं, एमए वाले भी हैं और एमकॉम वाले भी हैं। तो आप इस दावे को कैसे अपने स्टैंड पे इस पे कायम रह रहे हैं, इस स्टैंड पे? जी सर, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ सर। जो लड़का 12th पास उस वक्त था और जो आज सिलेक्ट हुआ है सर, वो वही 12th पास है। लेकिन उस वक्त जिन लड़कों ने फॉर्म भरा है, अगर वो उस वक्त 12th थे, यानी कि अगर उन्होंने रेगुलर पढ़ाई की है तो वो उस वक्त एमए या ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट की है। जब एक लड़का 12th, आप मानिए हम 12th पास ही नहीं का, अगर 12th पास लड़का 93 या 90s में स्कोर कर सकता है, देन जो ग्रेजुएट लड़का है, जो एमएससी, एमए, बीकॉम, एमएड, बीएड ये डिग्रियां लेके लड़का क्यों 60s में है? ये तो यहाँ पे एक ऐसी बात है जहां पे जहन जाता है इंसान का। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, जब 12th पास, 10th पास, 8th पास बेस वाला लड़का 96 से 88 मार्क्स तक कर सकता है, तो वहीं पे जो आला तालीम लिए हुआ लड़का है वो कैसे नहीं कर सकता है सर? वो लड़के क्यों 60 तो 70, 65 या 70 तक स्कोर किया हुआ है उनका, जो पढ़े लिखे हुए हैं सर। और इसमें एक जो जहां पे हमारा शक होता है या जिस चीज से ये साबित होता है कि लिस्ट फ्रॉड है, मैं उसमें से 2 बातें आपको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ सर। उसमें सबसे पहली बात सर
क्या किसी खानदान में या आज तक हिस्ट्री में यह हुआ है कि एक ही घर के 5 भाई हैं वो सिलेक्ट हो सकते हैं? यानी कि 5 भाई 93, पहला वाला भाई 93, उससे जो छोटा है 93, उससे जो छोटा है 93, उससे जो छोटा है 93, और उन्हीं का कजिन है उसके भी 93 है। तो यहाँ पे सीधा साधा शक जाता है कि बिल्कुल ये तो हो सकता है। अच्छा, अगर एक बड़ा भाई 95 में है, दूसरा है 94 में, तो एक जैसे नंबर 5 भाइयों को, ये तो सबसे बड़ा शक है सर। और उसमें एक चीज है सर, जो कि रिलेटिव बेसिस इसमें है। इसमें 90% लड़के आप ऐसे देखेंगे, क्योंकि हमने इस लिस्ट को पूरा छानबीन करके इसमें सबसे जो भी इसमें चीजें थी वो हमने सबसे पहले पढ़ा, हमने पहले वेरीफाई किया सर, उसके बाद हम बोल रहे हैं सर। तो इसमें हमने और एक चीज पाई, 90% लड़कों को आप देखेंगे जो रिलेटिव बेस पे हुए हैं। जैसे मैं बताऊं मिसाल के तौर पर, किसी का भाई आरडी डिपार्टमेंट है, उसने अपने भाई को लिया है, किसी का बाप है उसने अपने बेटे को लिया है, किसी का मामा है उसने अपने भांजे को लिया है। तो इसी तरीके से ये फ्रॉड चला है सर। और पेपर लीक का इसमें बहुत ज्यादा अहम मसला है सर। आप देख लीजिए, हमारा एग्जाम 20 सितंबर को था सर, तो आप व्हाट्सएप मैसेजेस देख सकते हैं जिसमें 19 सितंबर को पेपर लड़कों को मिला हुआ था, और वो भी ज्यादा रकम में नहीं, 2-2 लाख 3-3 लाख, जिसमें जितना वो कहते हैं ना, कश्मीरी में कहावत है कि यसुता नाम से जितास्तुता, तो उसी हिसाब से इन्होंने पैसे बटोरे हैं और अपने रिलेटिव्स को लिया है और स्कैम किया है सर। और ये सबसे बड़ा सबूत है हमारे पास सर। बिलाल साहब, आप खुद एक केस में भी अपियर हो चुके हैं और तालीमी काबिलियत आपकी पीएचडी है। कैसे आप इस रिजल्ट को देख रहे हैं? जैसे आपका कहना है कि जब आपने रिजल्ट देखा आप बिल्कुल से शॉक में आ गए। हाउ डू यू सी दिस रिजल्ट? कैसे लग रहा है आपको? मतलब एक पीएचडी जो स्कॉलर है वो ड्रॉप आउट हो रहा है, और 8वीं पास 9वीं पास जो है एक कैंडिडेट वो सिलेक्ट हो रहा है। मे बी उसकी भी तालीमी काबिलियत, उसमें भी ज़हीनियत होगी, वो हो भी सकता है, जरूरी नहीं है, जबकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी तय किया गया है। लेकिन आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज को? सर देखिए, ये आपका बजट फरमाना है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, एलिजिबिलिटी उनकी है, तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो इसमें अपियर हो गए हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इनको ये है कि आप बताइए, अगर आपने 20 साल से पढ़ाई छोड़ दी है, आपने 93 स्कोर कैसे किया है? अगर 93 स्कोर अब किया है, ठीक है सर, हमने जब रिजल्ट देखा, चलो हमने माना कि हम ड्रॉप आउट हो गए, इसमें मान लेता हूं मैं, ड्रॉप आउट हो गए हम। दूसरे दिन हमने एहतिजाज किया सर, ठीक है सर, इसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इन पे इल्जामात लगाए, इल्जामात नहीं लगाए बल्कि सबूतों के साथ मैंने ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और सबूतों के साथ मैंने डीजी फायर एंड इमरजेंसी, जो जितने भी आला ओहदेदार है, उनसे ये कहा कि आपने जो लिस्ट निकाला है ये फ्रॉड कैसे है सर, ठीक है सर जी। उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमको एक ग्रीवांस सेल दे दी कि जी आप इसमें से जिसको भी जो भी ग्रीवांस है आप ईमेल कर दीजिए और हम आपकी ग्रीवेंस जो है रेड्रेस करेंगे, ठीक है सर। बिल्कुल। अब डीजी फायर एंड इमरजेंसी, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने खुद एक ईमेल कर दी सर, मैंने खुद एक ईमेल कर दी। अब उस ईमेल में मैंने ये डीजी फायर एंड इमरजेंसी को ये बताया है कि मैं इस रिलेशनशिप स्कैम या फिर जो आपने ये फ्रॉड लिस्ट निकाला है इसके रूट्स जानता हूं, ठीक है सर। लेकिन वहां से मुझे कोई जवाब आया ही नहीं आज तक, ये समझ में मुझे नहीं आया क्यों, ठीक है सर। उसके बाद मैंने एक ओपन लेटर लिखी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, मैं आपको उस लेटर का ज़ेरॉक्स माजरत खां, यहाँ पर हमारा राब्ता जो है बिलाल साहब से मुंतका हो चुका है। खुर्शीद साहब, मैं आपकी ओर आना चाहूंगा। आपने कितनी बार रुजू किया हायर ऑफिशियल्स को इस चीज को लेकर, जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको, कि आप इस पे जो है नजरसानी करें? जी सर। हेलो सर। देखिए सर, 3 अक्टूबर को हमारा लिस्ट जब आया, तो जब ही हमने पाया कि इसमें फ्रॉड है, इसमें स्कीम हुआ है, इसमें रिश्वतखोरी चली है, और वो भी बड़े पैमाने पर, तो सर उसी के फौरन बाद कल से, यानी कि 4 अक्टूबर से, हम जो भी कोई दफ्तर है, जो भी कोई आला हुकाम है, हम उनके पास गए सर। हमने यहाँ तक कि होम मिनिस्ट्री, जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है, मैंने खुद वहां पे एक ईमेल लिखा है सर, जिसमें मैंने बाज़ाब्ता उनको सबूत फैक्स किया है, मैंने बाज़ाब्ता उनको अपनी ग्रीवेंस वहां पे दर्ज की है सर। और वहां से मुझे 3 दिन के बाद एक रिप्लाई आता है कि आपकी ग्रीवेंस दर्ज हो गई है, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन तब से लेकर मैं आज तक अपने फोन को बार बार देखता हूं, जो ही कोई मैसेज मिलती है मुझे, मैं सोचता हूं शायद उन्हीं का मैसेज होगा।
उनको भी मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया सर। हम गवर्नर ऑफिस गए, जो कि गवर्नर ग्रीवेंस सेल है, जहां पे गवर्नर साहब के मुशीर बैठते हैं सर, तो उनके पास भी हम गए, अपना एप्लीकेशन वहां पे दर्ज किया। उन्होंने डेट दिया कि फलानी तारीख को आप आ जाइए, हम उस तारीख पे वहां पे गए सर। लेकिन मैं खुदा गवाह आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया जिससे हम सोचते, हम अगर हमें कोई पॉजिटिव रिप्लाई आया होता सर, तो हम ऑटोमेटिकली अपना धरना बंद करते। अगर हमारी बात कहीं गलत है, कहीं हम झूठ बोल रहे हैं, या हमारे पास पक्के सबूत नहीं है, कम से कम ये तो डीजी फायर का या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ये तो हक बनता है। क्यों मासूद खां, यहाँ पर हमारा राब्ता जो है खुर्शीद साहब से जो मुंतका हो चुका है। बिलाल साहब, मैं आपकी ओर आना चाहूंगा। मैं फिर से आप मुझे ये बताइए, इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं आप अभी इस टाइम पे, कैसे आप इस टाइम पे जो है साइकोलॉजिकली इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, और सोशल सिचुएशंस, जो सोशल कनेक्ट है, कैसे आप इस चीज को हैंडल कर पा रहे हैं? मे बी ऐसे भी सवालात उठ रहे होंगे, आप कई सारे सवालात आप पे भी उठ रहे होंगे। जी सर, देखिए सर, ये तो एक जाहिर सी बात है। मैं बिलाल साहब से सवाल करना चाहता हूं, खुर्शीद साहब। जी 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 सर, ये जाहिर सी बात है सर कि मैं बीइंग पीएचडी होल्डर, ठीक है सर, ऊपर से मैंने 2-3 बार केस का एग्जाम दिया है सर, इवन तो मेंस क्वालिफाई किया है सर। तो हर कोई अब मुझे ये सवाल करता है कि भाई आप 8th का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन हकीकत किसी को पता है नहीं कि इन्होंने ये जो फ्रॉड सिलेक्शन लिस्ट निकाली है, फ्रॉड सिलेक्शन लिस्ट के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने सर इनको सबूत भी दे दिया है सर। अब हम एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फेस कर रहे हैं, घर से बाहर ही निकल नहीं पा रहे हैं, हम जाएं तो जाएं कहां, ये हमें समझ में नहीं आया। एक और बात मैं इनसे करना चाहता हूं सर, आपने कहा कि ग्रीवांस दे दीजिए, ठीक है सर, ग्रीवांस मैंने दे दी। हेलो, जी जी जी, ये डीजी फायर एंड इमरजेंसी ने एक ग्रीवांस सेल निकाल दी सर। तो ग्रीवांस सेल में एक ईमेल दिया गया हमें, उसमें मैंने खुद एक पर्सनल ईमेल डाल दी। मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं। मैंने पर्सनल वहां पे ईमेल कर दिया सर। वहां से जो जवाब आया कि हम कंसिडर कर लेंगे आपकी ईमेल मैंने इस तरह लिखी थी कि मैं ये जानता हूं ये फ्रॉड सिलेक्शन लिस्ट कैसे बनाया इन्होंने, मैं ये जानता हूं कि उसकी ओर आपका जो इंडिविजुअल मेल है बिलाल साहब, मैं उसकी ओर नहीं जाना चाहूंगा। मैं क्योंकि वक्त भी कम है, मैं यहाँ पर बिलाल खुर्शीद साहब से ही सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा। खुर्शीद साहब, आप मुस्तकबिल के हवाले से अभी जैसे आपने कोर्ट भी रुजू किया है, आपने कोर्ट का दरवाजा भी जो है खटखटाया है, तो अभी आपका जो है एक लीगल तरीके से आपका लायमल क्या है आगे इस चीज को लेकर? जी सर, देखिए, जो ही आपको कहीं से रिप्लाई नहीं मिलता है, जो ही आपके तमाम दरवाजे बंद होते हैं, तो उस वक्त बंदे के पास एक दरवाजा बचता है, वो है कानून का दरवाजा, वकालत का दरवाजा, यानी कि जुडिशरी। तो हम जुडिशरी के पास गए हैं, वहां में आपने अपना जो हमारा केस है वो दर्ज किया है सर। वहां पे हमारा केस दर्ज भी हुआ है, क्योंकि जैसे सबूत हमारे पास है, जैसे जो ये साबित कर सकते हैं, ऐसी चीजें हमारे पास है जो ये साबित कर सकते हैं कि ये लिस्ट पूरा फ्रॉड से भरा हुआ है, इसमें करप्शन हुआ है। तो कोर्ट ने हमारा केस वहां पे एक्सेप्ट किया सर। तो अभी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, और इंशाल्लाह जीत हक की होगी। और जो भी जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जो कि आप सर जानते हैं, अभी भी आपने बिलाल साहब से वो सवाल किया था कि किन हालात में से हम गुजर रहे हैं इस वक्त सर, क्योंकि ऐसे एग्जाम में जिसके लिए हमने पिछले 7 साल से तैयारी की थी सर, मैं अपनी बात कहूंगा सर, मैंने 900 दिन इसमें पढ़ा है, यानी कि 3 साल में एक पूरा दिन किताबों पे था सर, बिल्कुल इसकी तैयारी कर रहा था सर। लेकिन जो इन्होंने हमारे साथ किया है, अगर आज हमें इंसाफ नहीं मिला सर, तो शायद हम जहनी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। हम इस वक्त न घर के हैं न गार्ड के हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में ड्रॉप आउट किए गए हम, जिसमें हमने मेहनत की थी और जिसमें बहुत अच्छा पेपर हमने किया था। लेकिन जो फ्रॉड इन्होंने किया है, अगर कोर्ट जो हमारे हक में इंशाल्लाह फैसला होगा, तो उस वक्त शायद हम इंसाफ की उम्मीद अब कोर्ट से लगाए बैठे हैं। और आपका सर बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपने हमें हर बार ताउन दिया। जब हम प्रेस कॉल आए तो आपने हमेशा साथ दिया। उसके लिए हम कश्मीर में मीडिया सर्विस जो चला रहे हैं इस वक्त, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे व्हाट्सएप पे है, चाहे यूट्यूब पे है, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और खासकर आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपका जैसे ये कहना है कि आपने व्यक्तिगत तौर पे इंडिविजुअल लेवल पे जो है ईमेल्स भी कर लिए थे और कम्युनिकेशन भी कर लिया था, क्योंकि अभी जो आप ये सारे कैंडिडेट्स जो अभी ड्रॉप आउट्स हो चुके हैं इस चीज को लेकर, और आपने बिलाखिर में अदालत का दरवाजा खटखटाया है, तो कितनी उम्मीदें बंधी पड़ी है आपकी? हाउ पॉजिटिव यू आर
when the decision is going to come out of the court? Definitely we are so positive only from the law, sir. सिर्फ हम अब भरोसा करते हैं अदालत पे, क्योंकि हमने इनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, इन्होंने जो तरीके बताए हमने वो फॉलो किए, उनका कोई रिस्पांस आया नहीं। आज तक ये सारे ढोंग बता रहे हैं हमें। अब हमने कोर्ट में केस कर दिया है, कोर्ट ने हमारा सुना है। हालांकि इन्होंने इसमें भी कोशिश की थी कि हम कोर्ट तक ना जाएं। जब हमने पहली बार प्रोटेस्ट किया इनके खिलाफ, तब इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी हम कोर्ट ना जाएं, लेकिन हम फिर भी कोर्ट गए और हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कोर्ट के भी कि उन्होंने हमारी बात सुनी। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसका डिसीजन भी आएगा। 23 दिसंबर हमको डेट दिया गया है और हम बहुत ज्यादा पुरुम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारे हक में ही फैसला आएगा, क्योंकि ये जो हमारा केस है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और हमने बहुत ज्यादा एविडेंस के साथ, जो भी हम पॉइंट कहते हैं वो एविडेंस के साथ कहते हैं। इवन दो हमने कोर्ट में ये भी कह दिया है कि हम ये जानते हैं कि किस आदमी ने ये पेपर लीक कर दिया, किस आदमी ने किसको भेज दिया। ये लड़के जो भी थे, ये लड़के थे कहां उस दिन, जैसे ये लोग उस वक्त रह गए थे हाउस बोटों में। अब हम जानते हैं सर, मैं बताता हूं आपको ये हम कैसे जानते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे क्लू देना चाहता हूं, इसमें से इन्होंने पेपर मैं माजरत को बिलाल साहब, क्योंकि वक्त की कमी है, I would have definitely loved to listen to it, क्योंकि आपका एक जुडिशियल मैटर है इस टाइम पे। आप अभी जो है आप अपने जो आपके कंसर्न जो है लॉयर्स हैं, आप उनके साथ ही बात कर सकते हैं। मैं दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और हुकूमत से भी अगर हुकूमत तक ये आवाज पहुंच रही है तो इन ड्रॉप आउट एस्पिरेंट्स की आवाज अगर उन तक पहुंच रही है, ये गौहर अगर उन तक पहुंच रही है, तो इनका यही मुतालबा है कि इस फैसले पे एक बार फिर से नजरसानी की जाए। चलिए नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, दीजिए अपनी मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज सर।